23 नवंबर 2024 दोपहर 12:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ये यंग कपल बेंगलुरु के इंदिरा नगर की 12th क्रॉस में लोकेटेड रॉयल लिविंग नाम के इस 3 स्टार होटल में एंट्री करते हैं। सीसीटीवी फुटेज की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यह साफ नज़र आ रहा है कि लड़की मुस्कुरा रही है और दोनों खुश हैं। कैप पहने ये लड़का उसे रिसेप्शन रूम में रखे सोफ़ा पर बैठने के लिए कहता है। उसके बाद वह रिसेप्शन काउंटर पर जाकर रूम बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करता है। पीछे सोफे पर बैठी लड़की अपने फ़ोन में बिजी रहती है। रूम की बुकिंग के लिए चेक इन फॉर्मेलिटीज़ और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोनों फाइनली अपने होटल रूम की ओर चले जाते हैं। उनके पास लगेज के नाम पर सिर्फ 2 हैंड बैग थे और रूम भी सिर्फ एक दिन के लिए बुक किया गया था। लेकिन अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुबह 11 बजे तक जब दोनों ने चेकआउट नहीं किया तो रिसेप्शन से उन्हें कॉल किया गया। इस पर लड़के ने एक दिन का स्टे एक्सटेंड करने की बात कही। सेम स्टोरी अगले दिन यानी 25 नवंबर को भी रिपीट हुई। लड़के ने एक और दिन का स्टे एक्सटेंड करवा दिया। इनिशियली इसमें उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं लगा क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि इन 2 दिनों में ना तो रूम सर्विस और ना ही किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस से उन्होंने खाना ऑर्डर किया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी जिस दिन उन्हें चेकआउट करना था, लेकिन उस दिन सुबह 8:19 पर लड़का अकेले ही होटल से बाहर निकल गया। वह बिना किसी बैग और लगेज के बाहर गया था, इसलिए होटल स्टाफ ने ज़्यादा गौर नहीं किया। लगभग 4 घंटे बाद दोपहर के 12:15 पर रिसेप्शन पर बैठे शख्स ने रूम के लैंडलाइन पर कॉल किया। घंटी बजती जा रही थी लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद लड़के के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब शक होने पर होटल का एक स्टाफ उनके रूम पर गया, डोर नॉक किया, आवाज़ लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया तो रूम के अंदर से तेज़ बदबू आ रही थी। जैसे तैसे मुंह और नाक ढककर अंदर देखा तो बेड पर लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। स्टाफ ने तुरंत बाकी लोगों को इसकी जानकारी दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और देखते ही देखते क्राइम सीन तैयार हो गया। 26 नवंबर 2024 दोपहर के 12:30 पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले रूम को सिक्योर किया गया। हर कॉर्नर को डिटेल से एग्जामिन किया गया। रूम के अंदर का सीन चिलिंग था। लड़की का शरीर बेड पर एक अजीब पोज में पड़ा था। पिलो और बेडशीट दोनों खून से लथपथ थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने नोट किया कि लाश के शरीर पर स्ट्रगल मार्क्स भी थे, जो ये इशारा कर रहे थे कि हत्या से पहले लड़ाई हुई थी। पुलिस ने तुरंत होटल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया। फुटेज को डिटेल में एनालाइज करने पर पता चला कि 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर लड़का अकेला होटल से बाहर गया और फिर वापस नहीं आया। फुटेज में उसने कैप पहन रखी थी जिससे उसका फेस प्रॉपर्ली विजिबल नहीं था। होटल स्टाफ ने बताया कि लड़के ने अपनी बुकिंग के दौरान आधार कार्ड की कॉपी दी थी। पुलिस ने उस आईडी को वेरीफाई किया लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि आईडी भी फेक थी। रूम की फोरेंसिक जांच के दौरान टीम को लड़की का एक मोबाइल फ़ोन मिला जो बेड के नीचे पड़ा था। हालांकि फ़ोन का पासवर्ड लॉक था, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बाईपास कर कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस को रिट्रीव किया। इसके अलावा रूम में लड़के के फिंगरप्रिंट्स भी मिले जो क्राइम सीन्स के प्राइमरी एविडेंस बन गए। लड़की के फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स ने केस की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। लास्ट कॉल लड़के के नंबर पर किया गया था जिसका फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। चैट हिस्ट्री से पता चला कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हुए थे और यह उनकी पहली फिजिकल मीटिंग थी। लड़के ने लड़की को एक लग्जरियस लाइफस्टाइल और शादी के झूठे वादे करके बेंगलोर बुलाया था। पुलिस ने लड़के की फेक आईडी और सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक में रिलीज करने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल होने लगी। बेंगलोर के एक ऑटो ड्राइवर ने लड़के को पहचान लिया। उसने बताया कि 26 नवंबर की सुबह उसने सस्पेक्ट को रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप किया। लड़के ने सच में लड़की को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी या क्राइम के पीछे कोई और बड़ा राज था? क्या पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ने में कामयाब हो पाएगी या ये मामला भी अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? केस की इन्वेस्टिगेशन अब और तेज हो चुकी है। पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ये सवाल उठता है कि क्या लड़की के परिवार को जस्टिस मिलेगा? पुलिस सस्पेक्ट की तलाश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट्स पर छानबीन कर रही थी। बेंगलोर से लड़का रात की ट्रेन पकड़कर हैदराबाद भाग गया था।
ट्रेन की पैसेंजर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज ने कंफर्म किया कि लड़का सच में हैदराबाद पहुंच चुका है। वहां पहुंचने के बाद लड़का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि ट्रैकिंग में मुश्किल हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़के की सोशल मीडिया हिस्ट्री को एनालाइज किया गया तो पता चला कि वह कई प्रोफाइल इस्तेमाल करता था और वह लड़कियों को फेक आइडेंटिटी के जरिए लग्जरियस लाइफ और शादी के सपने दिखाकर अट्रैक्ट करता था। उसके प्रोफाइल में कई लड़कियों के साथ चैट्स और फोटोज मिले जो यह संकेत देते हैं कि वह एक सीरियल मैनिपुलेटर था। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने सस्पेक्ट को एक नार्किस्टिक टेंडेंसी वाले व्यक्ति के रूप में डिस्क्राइब किया। वह अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए दूसरों की फीलिंग और इमोशन के साथ खेलता था। लड़की के फ़ोन से एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। उसकी एक फ्रेंड ने उसे वार्निंग दी थी कि लड़का ट्रस्टवर्दी नहीं लगता। लड़के की पिछली गर्लफ्रेंड ने भी लड़के के एग्रेसिव बिहेवियर और मैनिपुलेशन के बारे में बातें की थी। लड़की ने यह वार्निंग इग्नोर कर दी, शायद लड़के की चार्म और प्रोमिसेस के कारण। फोरेंसिक टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज़ की। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई थी, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि गला दबाने के मार्क्स जो थे वो इरेगुलर थे, जो इंडिकेट करते थे कि लड़के ने स्ट्रगल के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। रूम के डस्टबिन में से लड़के का एक गुमनाम लेटर मिला जिसमें उसने लड़की को रिच बिजनेसमैन के साथ सेटल होने की बात लिखी थी। यह लेटर लड़के की असल इंटेंशन को उजागर करता था। पुलिस ने लड़के के बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उसने लड़की से पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। लड़की ने उसके अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफ़र की थी जो लड़के ने तुरंत कैश में विड्रॉल करवा ली थी। इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर पुलिस को यकीन था कि लड़का एक गोल्ड डिगर और मैनिपुलेटर था जो लड़कियों को फाइनेंशियल और इमोशनल रूप से एक्सप्लॉइट करता था। पुलिस ने लड़के को हैदराबाद के आउटस्कर्ट में एक हाइड आउट से अरेस्ट किया। अरेस्ट के समय लड़के के पास एक बैकपैक मिला जिसमें फेक आईडीज, नकद पैसे और लड़की की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। जब लड़के से इंटेरोगेशन शुरू हुई तो उसने इनिशियली कन्फेंस में बताया कि लड़की ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था और इसी बात पर उनका आर्गुमेंट भी हुआ था। लेकिन लड़के की कहानी बार बार बदल रही थी। उसने यह भी दावा किया कि लड़की ने सुसाइड की कोशिश की थी और उसने इसे मर्डर फ्रेम करने के लिए सीन बनाया। हालांकि फोरेंसिक एविडेंस ने लड़के की इस कहानी को तुरंत खारिज कर दिया। पुलिस ने लड़के के खिलाफ एविडेंस कोर्ट में पेश किए। लड़की के पेरेंट्स ने लड़के के खिलाफ कड़ी सज़ा की मांग की थी, लेकिन ट्रायल के दौरान डिफेंस ने लड़के के मानसिक स्वास्थ्य को केस में लाने की कोशिश की, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने क्लियर किया कि यह एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। यह केस समाज के लिए एक बड़ा सबक बन गया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन डेटिंग की इस दुनिया में ट्रस्ट और पर्सनल सेफ्टी के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। यह घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड केस थी या समाज की ऐसी घटनाओं की गहराई और गंभीरता को रिफ्लेक्ट करती है। क्या आपने भी कभी ऑनलाइन किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती की है? यह कहानी हमें सिखाती है कि ट्रस्ट करने से पहले सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।